अम्ल पित्त को। तो आज अम्ल पित्त का ही शुरू करेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ देखोगे जो अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, व्याधि का वर्गीकरण पढ़ा, उसका तो नहीं, लेकिन जब आपने अग्निमांद, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी और उसके बाद सूल पढ़ा, तो उन सब में जैसे मैंने आपको सूल के केस में भी याद है बताया था कि पंचकूल जो है वो दीपन पाचन वाले द्रव्यों में भी, मतलब अग्निमांद की चिकित्सा में भी इस्तेमाल करते हैं और शूल में भी इस्तेमाल करते हैं। या मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि चरक का जो षड्विरेचन सताश्रित अध्याय है जिसमें शूल प्रशमन है, तो शूल प्रशमन जो कषाय दे रखे हैं, महाकषाय जो है, जैसे उसमें 50 महाकषाय हैं और 500 कषाय हैं, मतलब 50 का है, 10-10 का ग्रुप है, तो 50 गुणे 10 दैट इज 500, तो 500 कषाय हो गए और 50 महाकषाय। तो जो शूल प्रशमन महाकषाय है, शूल प्रशमन महाकषाय में आपका पंचकोल है, दैट इज पिपली, पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, नागर, वो आपके दीपन पाचन द्रव्यों में भी है, दीपनी महाकषाय में भी है, क्योंकि चरक ने दीपनी महाकषाय का वर्णन किया है। और जैसे मैंने आप लोग को अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी है उसमें एक चीज़ आपको और बताई हुई है कि जो भी बीमारियां रहती हैं उसमें एक कॉमन चिकित्सा सूत्र हम लोग का जरूर रहता है, जैसे दीपन, पाचन और अनुलोमन। अधिकतर केसों में क्या होता है, अग्निमांद होता है तो हमेशा हमें दीपन करना पड़ता है। जो कुछ इंसान नहीं खा पा रहा होता है तो उसको पचाने के लिए पाचन औषधियाँ देना पड़ता है, और उनका समय से निष्कासन नहीं हो पाता है या बहुत मुश्किल से निष्कासन होता है या कई बार होता ही नहीं है, तो हमें इसलिए दीपन, पाचन और लोमन देना पड़ता है। अगर संतर्पण व्याधियाँ हैं, मतलब भारी भारी गुरु पदार्थ खाने से व्याधि हुई है, तो वहाँ पर लंघन कराना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने अग्निमांद के देखा था कि अग्निमांद में जितनी जो वजह थी या जो खाना खाने का तरीका था उसमें सारे कफवर्धक आहार विहार थे। और कफ का उल्टा क्या होता है, कफ को काटने के लिए आपको लंघन कराना पड़ता है, क्योंकि वहां पर गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछले इस तरह के द्रव्य खा रहे थे तो अग्नि को मांद करते हैं। तो वहीं से आपकी अग्निमांद, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक था। वहां पर एक चीज मैंने आप लोग को और बताया था कि अजीर्ण के केस में हमेशा याद रखेंगे कि सिर्फ ये वजह नहीं, वातज, पित्तज, कफज वाले साथ में वजह हैं जो है अजीर्णों में स्ट्रेस वाली वजह भी है। तो वहां पर अजीर्ण है, मतलब स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के ऑब्वियस सी बात है कि मानस चिकित्सा भी आपको करनी पड़ेगी, पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब टाइम से नहीं, मतलब स्ट्रेस उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनके टाइम पर, मेरा कहने का मतलब है काउंसलिंग करना पड़ता है। अब मानस चिकित्सा करनी है तो उनको नस्य दे सकते हो, शिरोधारा करा सकते हो, नींद वगैरह की प्रॉब्लम है तो साथ में आपको पादाभ्यंग वगैरह करा सकते हो, या पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी नहीं तो उसको बोल सकते हो भाई घर पर ही रोज़ रात को सोते पैर के तलवे में मालिश करना है, चाहे सरसों तेल की मालिश करना है, अकॉर्डिंग टू सीजन सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें करा सकते हो। मेध तेल जो होते हैं या घृत जो है उसका सर में डेली मसाज कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो मॉडर्न के हिसाब से भी आप जानते हो कि जूसेस प्रॉपरली सीक्रेट होंगे तो इंडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं आएगी, है ना। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं आपको, वो सब सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अग्निमांद, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक सब में था। विसूचिका वाले केस में आप लोग को याद था कि उसमें ऊर्ध्व अधः दोनों है। नॉर्मली हम लोग कॉलरा में क्या सोचते हैं, लूज मोशन, बट जो चरक सुश्रुत ने डेफिनेशन के हिसाब से दे रखी है उसमें क्या है कि उभय मार्ग से होंगे। कुछ जगह तो उन्होंने कहा कि ऊर्ध्व को छर्दी हम बोल देंगे, अधोक को विरेचन बोल देंगे या अतिसार बोल देंगे, बट विसूचिका में दोनों तरह से निकलेगा। और अल्सक में क्या हो गया, वही सारे जो दोष हैं वो एक जगह आलसी की तरह टिक जाएंगे तो उनको अल्सक बोलते हैं। और सब में रसजानाम विकारणाम लंघनम दोषम, मतलब लंघनम परमामोषम। तो सारी जितनी रसज व्याधियाँ होती हैं, जितनी संतर्पण जन्य व्याधियाँ होती हैं, या आज की डेट में जो लोगों की डाइट और लाइफस्टाइल है उसमें जो चिकित्सा करना है वो हमेशा लंघन जरूर कराना है। और अग्निमांद के केस में आप लोग को याद है ना कि अगर दोष ज़्यादा उत्क्लेशित रहते हैं, ज़्यादा बढ़े रहते हैं, तो उस केस में आप वोमन कराते हो, अदरवाइज लंघन, दीपन, पाचन और लोमन करते हैं। तो दवाएं वहाँ की भी और यहाँ की भी चूंकि कॉमन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अभी तक आपने देखा कि सारा कफकर आहार विहार था। अब ये है कि पित्त वाला, अगर अम्ल पित्त में शब्द ही पता चल रहा है कि अम्ल पित्त है, मतलब कि पित्त को बढ़ाने वाले जो भी आहार विहार का अगर आप सेवन करेंगे तो उससे आपको अम्ल पित्त हो जाएगा। अब जैसे उस दिन ये बात हो रही थी तो आप लोग के यहाँ कॉलेज में आप लोग डेली, बॉयज़ में तो बताया था बॉयज़ ने कि आप लोग डेली समोसा खाते, तो मैंने मना किया क्योंकि वो देखिए आपका विदाही पदार्थ होता है, तो कभी कभी खाइए, चलेगा, रोज़ नहीं चलेगा, भले चाहे आप लोग यंग एज के बच्चे हो। तो जैसे वहाँ पर याद है कि अग्निमांद, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक में कोई मतलब एक चैप्टर स्वतंत्र अध्याय नहीं था, ना चरक में था, ना सुश्रुत में था, ना अष्टांग में था। वहाँ पर भी आपके माधवकर में था। बृहत्त्रयी में बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर नहीं है, अलग सा एक चैप्टर स्वतंत्र अध्याय जिसको बोलते हैं कि मान लो ग्रहणी रोगाधिकार, ज्वर रोगाधिकार, इस तरीके से करते हो एक मतलब पर्टिकुलर उसी को डेडिकेट करके चैप्टर।
तो चरक ने क्या किया था, त्रिविध कुच्छी अध्याय में अलसक और विसूचिका वगैरह का वर्णन किया था और अग्निमांदा जीर्ण वगैरह के बारे में उन्होंने ग्रहणीय रोगाधिकार में बात किया था। उसी तरह सूल के केस में भी याद था कि आप लोग को माधवकर ने किया था। उसी तरह अम्लपित्त के केस में भी है कि काश्यप संहिता में इसका उल्लेख आया है। जो लोग पीजी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा, काश्यप संहिता में अम्लपित्त का है और माधव निदान में एकदम बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एक अलग से चैप्टर है। तो उस दिन भी मैंने बताया था आप लोग को कि माधव निदान का एक चैप्टर अम्लपित्त का जो है पढ़ सकते हो। और माधव इसके अम्लपित्त के लिए एक चीज़ बोली जाती है कि डॉक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि बहुत भ्रम वाली डिसीज़ है, क्योंकि अम्लपित्त कई बार आप डायग्नोस कर भी पाते हो, कई बार नहीं भी डायग्नोस कर पाते हो। क्यों? कुछ पेशेंट बोलेंगे कि हमें मतलब प्रॉब्लम है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, ये सब परेशानियां हैं, तो आप उनको लगता है कि हाँ अम्लपित्त का, पर कई बार वो अम्लपित्त नहीं भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है प्रॉपर डायग्नोसिस में। बट वो जो चिकित्सा सूत्र अधिकतर होता है कि लंघन, दीपन, पाचन और लोमन है, वहाँ पर किस हिसाब का दीपन द्रव्य देना है, किस हिसाब का पाचन देना है, या अनुलोमन की ज़रूरत है, या दोष उत्क्लेशावस्था में तो उनको वमन करानी जरूरत है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि बसंत ऋतु आ रही है और जो भी हम लोगों ने उल्टा पुल्टा भारी भारी चीज़ें खाई थी, अभी शिशिर और हेमंत ऋतु की, हेमंत ऋतु आपकी चल भी रही है, लेकिन आने वाला है जो बसंत पंचमी जब आ जाती है तो उससे मान लिया करो कि बसंत आ चुका है। मतलब जहाँ गर्मी बढ़ती है तुरंत कफ का प्रकोप होता है, क्योंकि शुरू में अगर तेज आता है तो तुरंत कफ के प्रकोप होना शुरू होते हैं और तुरंत ही कफ एंड कोल्ड या रनिंग नोज वगैरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे इटसेल्फ मुझे खुद इस वक्त रनिंग नोज टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी कि आपको देख करके डिसाइड करना पड़ेगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। हालांकि बुक में जब आपको थियरी लिखनी है तो वहाँ पर एग्जैक्ट लिख देना है। अब पित्त में वो सब सारे आपको याद ही है कि पित्त के पांचों जो पित्त हैं, जैसे जब मैं ये सब अग्निमांद पढ़ा रही थी तो आपको बताया था कि डाइजेशन के केस में 4 ही चीज़ें हैं, ज़्यादा दोष नहीं है। एक क्लेदक कफ और बोधक कफ है, और आपकी समान वायु और अपान वायु और पाचक पित्त, इन 5 का ही काम था जो अग्निमांदा जीर्ण वगैरह लिख रहे थे। लेकिन जब पित्त की केस आता है तो पित्त के केस में 5 पित्त तो याद ही रहना चाहिए। पाचक पित्त याद है कि पचन का काम करता था, पाचेत आहारमिति। भ्राजक पित्त याद है हम लोग को कि आपकी स्किन में रहता है, आपके कलर को शो करता है। तो व्यंग वगैरह, नीलिका वगैरह की तकलीफ या जो आजकल और भी चीज़ें परेशानियाँ होती है स्किन डिसऑर्डर्स में, हमेशा क्या होगा, भ्राजक पित्त की चिकित्सा करोगे। एक तरीके से सिंपल वर्ड में समझोगे तो वहाँ पर भी पित्त की चिकित्सा होगी। रंजक पित्त के रंजी करो तो रक्ति कर होती थी। जैसे यह है कि जो भी एनीमिया वगैरह के पेशेंट आते हैं या लीवर डिसऑर्डर जितने हैं वहाँ पर क्या है, रंजक पित्त गड़बड़ हुआ है, तो हर जगह पित्त की प्रधानता आपको मिल जाएगी। फिर आलोचक पित्त है, वो आपकी आंखों में होता है जिससे आप दुनिया को देखते हो। आलोचे दर्शयत रूपमित। और साधक पित्त साधित कार्याणीति, जैसे याद है आप लोगों ने पढ़ा था कि हृदय में जो साधक पित्त होता है अपने मनोरथ को साध्य करने में, सिद्ध करने में मदद करता है। मतलब अगर आपके अंदर साधक पित्त की कमी होगी तो जब आप पढ़ना लिखना चाहोगे तो वो डेडिकेशन और डिवोशन आपके अंदर नहीं होगा। तो वो जो डेडिकेशन और डिवोशन है, अगर सही से सोचेंगे तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वो साधक पित्त का कार्य है। ठीक है, और एक बच्चे के अंदर एक डिवोशन और डेडिकेशन होता है तभी आप लोग पढ़ पाते हो। जैसे मैंने उस दिन कहा था, एक लोगों ने नोट्स बनाया था और दोबारा नोट्स आप लोगों ने बनाकर शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ करिए शेयर, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम जब आएगा तब आप लोग करना शुरू करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को करते जाइए, मतलब इसकी चिकित्सा और सारी चीज़ें लिखते जाइए, पूरा नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए। अब इसी में माधव जी ने और कश्यप जी ने, जैसे आपने बोला कि मतलब बताया कि स्वतंत्र अध्याय में है, तो काश्यप ने जो विशेष वजह बताई है, उन्होंने बोला देश को निर्धारित किया पर अनूप। और अगर आप लोग को याद है ना, अनूप दोष क्या था, कफोलबण था। उसमें कफ की वैसी ही अधिकता रहती है, अम्लपित्त रहता है, और उसमें जब चीज़ें खाओगे पियोगे मतलब कफ बढ़ा रहेगा तो चीज़ों का पचन सही तरीके से नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो वहाँ पर इस तरह मतलब कि अनूपदेश को बोला है कारण, तो ये काश्यप ने बोला। तो जो लोग पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए करना है तो याद रखना, क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं कि अनूपदेश तो कफ को बढ़ाएगा तो अम्लपित्त का वजह में नहीं हो सकता है, बट काश्यप जी ने अनूपदेश को ही बोला है हेतु में। ठीक है, और उसी तरीके से माधव कर रहे हैं ऋतु विशेष में, तो शरद ऋतु में हमें याद रहता है पित्त का प्रकोप, तो वहां से हम कर देते हैं, और वर्षा ऋतु में याद रहता है वात का प्रकोप होता है। बट अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो वर्षा ऋतु में वात का संचय होता है। ठीक है, और वर्षा ऋतु के पहले आपकी क्या थी, ग्रीष्म ऋतु थी, तो उसमें अच्छी खासी हो रही थी, तो वहां से भी आपका अम्लपित्त का वजह बनता है। उस ऋतुओं में भी तकलीफें होती हैं, क्योंकि होता क्या है कि उस वक्त जल वोल जब पढ़ा ना वर्षा ऋतुचर्या, तो जल अच्छा नहीं रहता, तो जल को उबाल करके सही तरीके से करके पीना होता है, अदरवाइज बीमारियां कॉज होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा।
और उसी तरीके से जैसे अजीर्ण के केस में आपका स्ट्रेस वाला एक हेतु था, वैसे ही आपके अम्ल पित्त के केस में स्ट्रेस का हेतु होता है। और बहुत सारे आपके एसिडिटी के, हाइपर एसिडिटी के या अम्ल पित्त के जो मरीज आते हैं उसमें आपको स्ट्रेस हेतु ही मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो 2 जगह आपका ज़्यादा स्ट्रेस का है, एक अजीर्ण वाले पिछला जो काउंट किया है और यहाँ अम्ल पित्त में। तो जहाँ पर भी स्ट्रेस का हेतु मिलेगा वहाँ पर मानस चिकित्सा आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आयुर्वेद का एक सिंपल सा कंसेप्ट है निदान परिवर्जन हर चीज़ का, उसमें कहीं कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ना। जैसे लंघन के लिए तो हम मान सकते हैं भाई कि मरीज बहुत ही क्या कहते हैं जीर्ण शीर्ण है, कृशकाय है, तो हम लंघन नहीं कराएंगे, बट निदान परिवर्जन मतलब हेतुओं का त्याग तो हमें हर मरीज को कराना है, ठीक है। तो अम्ल पित्त को अगर देखोगे, अम्ल और पित्त 2 शब्द से बना है, और अम्ल के लिए अम विशेषण में क्ल और अच प्रत्यय लगा करके बना है, और पित्त में अपि जो है उपसर्ग लगा है, 2 अक्तः अपे आकार लोपम अमर को उसकी व्याख्या है, उसकी वजह से बना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा रट्टा मार लेना। या एक रोग जिसमें आहार आमाशय में पहुंचकर अधिकाधिक अम्ल हो जाता है उसको बोलते हैं अम्ल पित्त। या सबसे बढ़िया डेफिनेशन रख दो, अम्लम विदग्धम च तत्पित्तम, अम्ल पित्तम, अम्लम विदग्धम च तत्पित्तम, ये मधुकोशकार ने आपके कहा है। और वैसे भी नॉर्मल जो होता है पित्त होता है, सुश्रुत जी ने उसको बोला कटु रस का होता है, बट अम्ल पित्त में आपका जो पित्त होता है वो विदग्ध पित्त का जो रस हो जाता है वो अम्ल हो जाता है। तो अम्ल पित्त में जो अम्ल वर्ड है वो विदग्ध है, नॉर्मल जो पित्त होता है उसका कटु रस होता है। जैसे उधर याद है अजीर्ण के केस में हम लोगों ने यहाँ भस्माग्नि वाले पित्तज वाले में पढ़ा था कि नॉर्मली क्या होता है कि पित्त ही रहता है, बट वहाँ पर क्या होता है उसके पित्त का द्रवांश ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी अग्नि को मांद कर देता है। तो ऐसे यहाँ पर भी याद रखिएगा कि क्योंकि हम रट लेते हैं ना मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो मधुर अम्ल लवण जो होता है कफ को बढ़ाता है, कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाता है, और कटु तिक्त कषाय कफ शामक होगा, मधुर अम्ल लवण कफ वात शामक होगा, और कटु तिक्त कषाय कफ शामक होगा। और मधुर तिक्त कषाय जो होता है, तो मधुर तिक्त कषाय के अलावा सोचोगे तो छोड़ोगे आप क्या क्या बता, आपका अम्ल बचा, आपका लवण बचा, और आपका कटु बचा। तो ये सब सारे उसके मतलब प्रकोपक होते हैं, जो 3-3 रसों का आपने हिसाब किताब किया है। तो निदान में तो विरुद्ध आहार होगा, उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो वहाँ से है दुष्ट आहार खाते हैं। दुष्ट आहार में आज की डेट में जो भी जंक फूड वगैरह आते हैं वो सारे भी आएंगे, जो आपके प्रोसेस्ड और अल्ट्राड फूड होते हैं वो भी आएंगे, जो बासी उसी खाना होता है आपको याद है वो भी आएगा, क्योंकि जब और ख़ास करके फ्रिज में रखे हुए खाने आएंगे, क्योंकि फ्रिज वगैरह में रखने के बाद खाना जो होता है ठंडा हो जाता है, और उस पर एक तरीके से हम लोग अग्नि संस्कार जो किया था वो न के बराबर हो जाता है, तो उस वजह से भी वो खाना नहीं पचता, तो विदाही सा गंदा सा हो जाता है। तो वो भी वजह, तो आप यहाँ पर फ्रिज वाले फूड को भी लिख सकते हो। ऋतु विशेष में आपको पता ही है, माधवकर ने कह दिया था कि वर्षावसर देश विशेष को काश्यप जी ने बोला है अनुपदेश। इसको रट्टा मार लेना कि देश विशेष को किसने बोला हुआ है और किसने ऋतु विशेष को बोला। तो माधवकर जी ने ऋतु को वर्णन किया है, और हमारे काश्यप जी अलग से थे तो उन्होंने देश विशेष का वर्णन किया है। ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हिसाब से। और नॉर्मल है अति अम्ल विदाही तथा पित्त प्रकोपक। अम्ल का मतलब है नॉर्मली जो लोग वैसे इमली उमली बहुत, अचार उचार ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चटनी उटनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत चटर पटर करके जैसे कुछ भी बना रहे हो उसमें ढेर सारा चाट मसाला न जाने क्या क्या डालेंगे। अब उससे होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को फ्लेवर ज़्यादा डाल देते हो, मतलब उसको बहुत टेस्टी बनाने की कोशिश करते हो, उसमें मिर्ची उर्ची बहुत ज़्यादा डाल देते हो, तो होता क्या है कि आप मात्रा से अधिक आहार भी खा लेते हो। नॉर्मली फीका सा लगेगा तो हो सकता है इंसान बहुत थोड़ा खाए, क्योंकि याद है कि पढ़ाया था कि सर्वदोष प्रकोपक क्या होता है, मात्रा से अधिक आहार। तो जब आप चीज़ों की ज़्यादा गार्निशिंग कर देते हैं फूड का, तो उसकी वजह से, और देखने में भी बड़ा अच्छा टेम्पटेटेड लगता है, तो आप खाते खूब ज़्यादा हो, तो वहाँ से भी अग्नि को प्रकोप करेगा, अग्नि सही से नहीं रहेगी तो अम्लपित्त बनेगा। क्योंकि अम्लपित्त में भी सिंपल सा होता ही क्या है, आपका खाना पचता नहीं है, और वहाँ पर ये सब डकारे उकारे वो सब सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ से अम्लपित्त होता है। अग्निमांद वगैरह में भी होता है, अग्निमांद वगैरह में उतना नहीं खट्टापन महसूस होगा, बस फ़र्क ये रहेगा, एक फीलिंग जो होना अलग सी बात है, वरना सबका वजह वही है आपका कि अग्नि का भोजन का सही से पाचन नहीं हो रहा है। तो इसमें विरुद्ध भोजन खाए या दुष्ट भोजन से मिलकर पित्तल आहार जो सेवी व्यक्ति, मतलब पहले से ही एक इंसान खाता रहा, उल्टा पुल्टा रहा है, खूब मिर्ची मसाला तीखा, जैसे समोसे पकौड़ी चाट फुल्की न जाने क्या क्या आइटम खाता था, उसी में और भी कुछ खाए सब मिल करके, और मान लो उसी में शरद ऋतु आ गई, तो इसलिए हिसाब से सोचो शरद ऋतु में पित्त प्रकोपक आहार विहार नहीं खाने होते, क्योंकि पित्त का इटसेल्फ प्रकोप रहता है।
और जैसे अपने लोग के यहाँ वर्षा में होता है ना कि जैसे बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि लाओ भाई पकोड़े वकोड़े खाओ, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें खाने पीने मन करता है। पर वो खा भी रहे हो तो मान लो महीने में एक बार खाए, बट कुछ लोग का होता है लगभग रोज का ही खाते हैं, तो वहाँ से तकलीफ होती है। तो इन सारे कारणों से आपका पित्त विदग्ध हो जाता है, तो उसकी वजह से पित्त का जो अम्लीय भाव हो जाता है, मतलब वो अम्ल रस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसकी वजह से अभिपाक होगा, मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो वो पचेगा नहीं, अम्लोदगार होगा, मतलब डकारे जो आएंगी खट्टी खट्टी आएंगी, आपको मुंह के अंदर स्वाद भी पता चलेगा। हृत कंठ दाहादि, तो लोग कहते हैं ना जी गले में जलन हो रही है, कुछ लोग बोलेंगे जिफिस्टरम के पास में बोलेंगे वहाँ पर तो हार्ट बर्न जिसको बोलते हो, तो हार्ट बर्न भी कुछ लोग तकलीफ करते हैं, तो अलग अलग बताते हैं ना कि नॉर्मली पेशेंट है 2-3 चीज़ें तो बोलते हैं यार कि मैम गले में जलन हो रही है, दिल के पास में हो रही है, फिर कुछ लोग उसी में बोलेंगे दिल कच्चा कच्चा भी हो रहा है, तो इससे अम्ल पित्त रोग की संप्राप्ति बनती है। तो ये याद रखना है, दोष इसमें पित्त है, दुष्ट इसमें रसो रक्त है, और वहाँ जो अग्निमांदा जीर्ण सब सारा पढ़ा था आपने, उसमें आपका दुष्ट क्या था, रस था। और अधिष्ठान उधर याद है, उन सारी चीज़ों में आपका अधिष्ठान आमाशय था, बट यहाँ पर आपका आमाशय और ग्रहणी दोनों है। इस बात को याद रखना, जब पढ़ने लगते हो कोई भी चीज़ें तो पिछली चीज़ों को फिर आप रिवाइज करते रहा करो, तो आपको वहाँ से बहुत चीज़ें याद रहेंगी। वरना क्या होता है ना, लगभग ट्रीटमेंट सेम होता है तो लिखने बैठते हैं तो हम लोग भूलने लगते हैं। और स्रोतस में आपका इसमें अन्नवह स्रोतस है, अन्नवह स्रोतस उसमें भी था, क्योंकि सिंपल सा है, खाना नहीं पच रहा उस वजह से हो रहा है। सामान्य लक्षण में अभिपाक अभी बताया था, खाने का डाइजेशन सही नहीं होगा। और बहुत सारे मरीज आजकल साथ में आते हैं ना, इसके अलावा पूछोगे और क्या तकलीफ होगी, तो अधिकतर लेथर्जीनेस की हर कोई बोलता है कि थकावट लग रही है। तो क्लम जो होता है बिना परिश्रम के थकावट, एक होता है कि हम काम करें और उसके बाद थके लगें, और एक होता है बगैर काम करे थकें। आप जब कभी मरीज से पूछना कि थकावट लगती है तो पूछना क्या बैठे बैठे भी थकान लगती है या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो तब लगती है। अगर बैठे बैठे भी आपको बगैर मेहनत के थकान लग रही है, इसका मतलब है सिंपल सा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा आम बना है, ठीक है, कफ ज़्यादा हो गया है, तो आपको लंघन कराओगे ऐसे मरीजों को और धीरे धीरे लघु आहार पर रखोगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब आप पित्त शामक तो चिकित्सा करनी पड़ेगी, पर वो भी देखना पड़ेगा कि अगर बैठे बैठे थकान लग रही है तो लीवर सही, सिंपल मॉडर्न के लैंग्वेज में समझोगे तो आप ये समझ लेना आपका लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोग के साथ में ये परेशानी होती है। नौजिया होती है, फीलिंग होती है, जब ज़्यादा तकलीफ रहेगी तो लगेगा कि हाँ उल्टी जैसा हो जाएगा, और खट्टा खट्टा निकलेगा, कई बार मुंह में खट्टा पानी भी आ जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। और जब पाचन संस्कार सही से नहीं हो रहा, अग्निमंद पड़ी हुई है, तो पक्का सी बात है पूरे बदन में एक भारीपन रहेगा, वो उत्साह ऊर्जा नहीं रहेगा, मतलब वो इंसान लेथर्जिक रहेगा, अपनी एक्टिविटी में भी रहेगा, और लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो उसके थॉट प्रोसेस भी नहीं बहुत सही रह पाते हैं, क्योंकि लेथर्जीनेस जो होती है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, लेथर्जीनेस आपके मेंटल स्टेट की भी प्रॉपर्टी होती है, तो मेंटली भी पेशेंट या इंसान जो होता है लेथर्जिक फील होता है, ठीक है। अब इसमें जो वर्गीकरण किया गया है गति भेद से 2 किया गया, ऊर्ध्वग और अधोग, मतलब एक में ऊपर से लग रहा है और एक नीचे से लग रहा है, जिसको चरक जी का पैतृक ग्रहणी है, और 2 संसर्ग से सिंपल सा बात है कि वातानुबंधी, पित्तानुबंधी और कफानुबंधी हो जाएगा। सॉरी, वात अनुबंधी, कफ अनुबंधी, पित्त तो था ही में ना, उसमें वात कफ का भी अनुबंध आ जाएगा, तो इस तरीके से। अब ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में जैसे याद है रक्त पित्त अगर आप लोगों ने पढ़ ली होगी तो रक्त पित्त भी आपका 3 तरह होता था ना, कौन कौन सा, किसको याद है, कोई बताएगा? हाँ जी, रक्त पित्त याद है आप लोग को? नहीं, ऊर्ध्व अधो तिर्यक। यस, तो याद है ऊर्ध्व जो होता है ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें हम हमेशा विरेचन कराते हैं, अधो नीचे की तरफ जाता है तो उसमें वमन कराते हैं, और तिर्यक जो होता है असाध्य होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में कफ का अनुबंध रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वक जो है उसमें कफ का अनुबंध रहेगा, और सब में वही कलर जो है हरित पीत नील कृष्ण रक्ताभ अम्ल मांस की जैसा पिच्छिल और कफ युक्त विविध रक्त युक्त वमन होता है। और आपके साथ में उसमें अगर सही से देखोगे तो कफ वाला हिसाब किताब है, तो कफ में लवण रस भी, मधुर अम्ल लवण जो होते हैं कफ को बढ़ाते हैं, तो उस तरह की फीलिंग आएगी। चूंकि पित्त भी लगा हुआ है तो कटु तिक्त भी आएगा। जो उद्गार आ रहे हैं आप चीज़ों को समझ समझ करके लिख सकते हो कि भाई इसमें दोष कौन कौन सा है, तो उनकी वो प्रॉपर्टी आएगी कि लवण कटु तिक्त रस से युक्त आपको उद्गार आएगा। मतलब क्या बोलते हैं, उद्गार का मतलब डकार जो आती है, तो उस डकार में भी फीलिंग आती है, मुंह में पानी जो आता है उस पानी से फ्लेवर। और कफ का चूंकि अनुबंध है तो कफ के अनुबंध में नौजिया है, वॉमिटिंग है वाला, मिचली, अपच, ज्वर, ये सब सारी चीज़ें होगा रहेगा। हाथ पैरों में दाह रहेगा और ज़्यादा तकलीफ जाएगी, चूंकि पित्त तो इटसेल्फ अम्ल पित्त में अपना एक प्रधान लक्षण होता है, तो इसमें
मतलब ये सब कंडू उंडू ईचिंग उचिंग होते हैं। और कुछ पेशेंट्स वगैरह को देखो एसिडिटी का जब लॉन्ग टर्म तक हिस्ट्री रहती है तो बहुत सारे पेशेंट को, या मैं सिंपल वर्ड में कहती हूँ, आपके पास स्किन पेशेंट आते हैं तो उन स्किन पेशेंट को उनकी डाइजेशन की हिस्ट्री जरूर लो, और डाइजेशन की हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि मैम हमें इतने साल से एसिडिटी रहती थी। हालांकि स्किन के पेशेंट आते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लंबी हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों की मिलती है, क्योंकि स्किन के इश्यूज़ में या कुष्ठ की बीमारियों में जो है तो त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये 4 चीज़ें दूषित होती हैं। तो त्वचा में तो चीज़ें दिख ही रही हैं, उसके अलावा रक्त भी दूषित है आपकी, और मांस धातु भी दूषित है। अब जब रक्त और मांस धातु दूषित है तो समझो रस धातु पहले दूषित हुई होगी, तभी तो उसने रक्त और मांस को भी किया था, और रसिया लिम्फेटिक सिस्टम भी चैनल भी वो है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, स्किन में रैशेज होते हैं या चकत्ते निकलते हैं, तो इस तरह के सारी चीज़ें हो जो होती हैं, या उसमें पीड़िका वगैरह निकल रही है, क्या बॉयल, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो वो भी वहाँ पर भी आपको एसिडिटी मिलेगी। बट पेशेंट क्या होता है, या इंसान की फितरत होती है कि जब उसको एसिडिटी होता है तो उसको काउंट नहीं करता है। पर कब प्रॉब्लम होगी, जब एसिडिटी लॉन्ग टर्म तक रहेगी तब वो स्किन इश्यूज क्रिएट करेगी, है ना। तो इस बात का याद रखना। अधोग अम्ल पित्त में आपका इसमें भी है तृषा, दाह, मूर्छा, भ्रम, मोह का आधिक्य रहेगा, अधिकतर है। और इसमें भी पर अधोग अम्ल पित्त में एक चीज़ और है कि यहाँ पर दुर्गंधित और बहुवर्ण का निकलता है। बहुवर्ण वहाँ पर भी था, बट यहाँ पर एक चीज़ और है, अधोग वाले में दुर्गंधित है। या आप ऐसे ही याद रखना कि अधोवायु जो होती है उसमें स्मेल होती है, तो अधोग अम्ल पित्त जो है उसमें भी दुर्गंधित अम्ल पित्त का और गुद मार्ग से विसर्जन है, तो वात का अनुबंध होगा। वात की वजह से, क्योंकि अपान वायु का कार्यक्रम है नीचे से जाने का, जिसको चरक जी ने पैतृक ग्रहणी रोग में माना हुआ है, ठीक है। तो आचार्य माधव के अनुसार अधोग अम्ल पित्त कम होता है, नॉर्मली ऊर्ध्वक ही होता है। और प्रैक्टिस में भी आप देखते हो पेशेंट जो आकर के हमेशा कंप्लेन यही करता है कि मैम गले में जलन महसूस होती है, छाती में दाहन लगता है, जलन महसूस होती है। और एनल रीजन में जब कभी पेशेंट बोलता है कि भाई स्टूल करते वक्त हमको जलन महसूस होती है या पेन होता है, तो फिर हम उसको अम्ल पित्त में नहीं काउंट करते हैं। हमेशा फिर हम पाइल्स पिस्टुला इस तरह की चीज़ों की तरफ, फिशर की तरफ ध्यान देते हैं, और पीआर करके या एटलीस्ट देखते थे, स्पेकुलम से एग्जामिनेशन करते हैं। या कभी कभी पेशेंट ऐसे नहीं दिखाते तो नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही देख करके एग्जाम करते हैं। क्योंकि जैसे मुझे याद है मेरी एक पेशेंट थी, हमेशा बोले कुछ कुछ मतलब इस तरह की पाइल्स वाली प्रॉब्लम है। शी वॉज मतलब लेडी ऑफ हार्डली 80-85 ईयर ओल्ड। तो वो उनको शर्म भी आती थी, तो फिर एक बार मैंने बहुत कन्विंस किया, हमने कहा प्लीज़ मैम दिखाओ, मैं ऐसे क्या ट्रीटमेंट दूँ, आप हर बार आते हो, कुछ कुछ बता देती थी, आराम आ जाता था। तब देखा तो उनको अच्छा खासा क्या था, नीचे फिसर बना हुआ था, और वो फिसर काफ़ी बड़ा घाव बन गया था नॉर्मली। और उसकी वजह से मेरे से बोले कि चलने फिरने हर चीज़ में तकलीफ होती है, और मैं समझ ना पाऊँ, मुझे लगे क्या है, क्योंकि जब तक आप देखते नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि एनल रीजन की जब कोई डिसीज़ आती है तो वहाँ पर ये कोशिश करिए कि आप पेशेंट से बोलिए कि प्लीज़ देखने दीजिए, तो ग्लव्स डाल लो। कुछ नहीं भी करना है, मान लो पीआर नहीं भी करने के मूड में हो तो फिंगर से ही देख सकते हो बड़े आराम से। नज़र तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सेंटिनल टैग वगैरह रहता है, वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अगर फिशर वगैरह रहता है तो वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं उस एरिया में। मतलब देखने से भी आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग इन द केस ऑफ फीमेल पीबी करते हैं, तो या तो ऐसे देखने से भी, या कई बार हो जाता था कि पेशेंट की मैंने पीबी करी और उसके बाद मैं डायग्नोस बोल देती थी कि भाई आपको डायबिटीज़ है, चेक कराओ, शुगर वो है। क्योंकि फिर वहाँ जो डिस्चार्ज होता है, जैसे पेशेंट कर रहा है कि मेरे को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से सॉल्व नहीं हो रही है, तो डायबिटिक पेशेंट के केस में आपको पता है कि कुछ भी इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं तो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डायबिटीज जो है, प्रमेह जो है, वो इटसेल्फ क्लेद वाला अधिक्य वाला है। तो क्लेदाधिक्य वाली जो भी बीमारियां रहती हैं उसमें आप क्लेद का शमन करने के लिए कम दीजिए, मतलब पानी तो कम देना है, मुक्षुरात गुगुल वगैरह इस तरह की चीज़ें दोगे, डाइट वगैरह के बहुत सारे चेंजेस कराओगे, तब जाकर रिजल्ट आएंगे। और ये गुह्य अंग है, मतलब तो वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट भी नहीं लग पाती है, तो डाइट वगैरह का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आपको क्लोथिंग का भी बताना पड़ता है कि सिर्फ कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं और लूज क्लोथ्स पहनने हैं, इन सब सारी चीज़ों को बहुत कुछ बताओगे। जैसे आजकल की डेट में क्या होता है, लेडीज़ ज़्यादा जीन्स उन्स पहनती हैं तो एयर वेयर लग नहीं पाता, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर में हो तो गायनी वगैरह के केसेस भी हैंडल करते होगे, तो देखा ना। तो यहाँ पर कहने मेरा था कि पैतृक ग्रहणी रोग का आज की डेट में, या माधवकर ने कहा कि कम मिलते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि अब तो डिफाइन ही अलग अलग कर दिए। आप सिर्फ ऊर्ध्व मार्ग से जो भी मतलब बेल्चिंग वेल्चिंग हो रही है, पेशेंट को डकार बहुत ज़्यादा आ रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, जलन लग रहा है, आप उसको ही सिर्फ अम्लपित्त काउंट करते हो और चीज़ों को काउंट नहीं करते हो।
ठीक है। तो अम्ल पित्त क्या थी, आपकी पित्त प्रधान व्याधि है, क्योंकि नाम ही से ही है। नॉर्मल पित्त का रस क्या था, कटु था, इसमें अम्ल हो जाता है। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दिया। और इसमें अगर सवात अम्ल पित्त होता है तो इससे चिमचिमायन होता है। चिमचिमायन मतलब कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कहते हैं ना कि मेरे को स्किन में झिंझनी होती है, वो आकर और कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं। हालांकि अभी मैं जब इसमें पढ़ने लगी तो इन्होंने सवात अम्ल पित्त में किया है, पर मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक बार मेरे पास पेशेंट आया तो उसने बोला, तो बहुत गरीब पेशेंट था, तो मैंने सोचा क्या करूं, और चलते चलते बोला था, मैं अपनी कार में बैठने जा रही थी तो मुझे केस याद आ गया 2014 का मोस्ट वाली। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, आप ऐसा करना, मैंने उसको कोई सिंपल ऑयल से बोला, मैंने कहा इससे मालिश करिए और आराम आ जाता है तब मुझे बताइएगा, नहीं आता है तो आ जाना। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉर्मली तो हम समझते हैं कि कहीं पर भी सेंसेशन सा ज़्यादा फील हो रहा है, सेंसेशन कम फील हो रहा है, तो मॉडर्न से कोरिलेट तुरंत करते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम का काम है, और आयुर्वेद को अपने घुसाते हैं उसमें कि वात का काम है। तो सिंपल मसाज से भी काम आ जाता है, मतलब कि स्नेहन स्वेदन। तो गर्म तेल से आप मसाज कर देते हो तो कई बार ऐसे केसेस में आराम आ जाता है। बट अगर पेशेंट इस तरह का चिमचिमायन वाला केस है, क्योंकि चिमचिमायन ऐसा नहीं कि एक पूरा व्याधि है, चिमचिमायन आपको कई सारे जगह लग सकता है। तो हर केस में मेरा कहने का मतलब है कि आपको पेशेंट की डाइजेशन की हिस्ट्री लेनी है, या ग्रहणी दृष्टि आपको देखना ही देखना है, या पाचनगत क्या विकृति है। मैं सिंपल वर्ड में कहती हूँ, कुछ नहीं समझ में आता तो जरूर पूछना, गैस तो नहीं बनती, एसिडिटी तो नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता। गैस के केस में भी अगर पेशेंट को कभी काल को भी बनता है, क्योंकि आज की डेट में देखोगे ना, फैटी लीवर ग्रेड 1 जो कि पेशेंट्स को कुछ और साइन सिम्टम नहीं होते, सिर्फ गैस बनती है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ तक की हालत ऐसी हो गई है कि फैटी लीवर ग्रेड 3 तक के पेशेंट्स को भी शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरी एक पेशेंट हैं और उनको 2-3 साल से ग्रेड 3 है, मतलब वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आते हैं और कामों के लिए। सो मैं आपको बता रही हूँ, अपने मन की मनमानी करने वाले पेशेंट्स हैं वो सब। तो उनको भी सिर्फ गैस है बनती, अब जा करके उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ रहना शुरू किया, और वो सच में मोटी वोटी भी हैं। पेट मैंने उनका जब देखा था तभी मुझे लग गया था इनको प्रॉब्लम होगी। तो कई सारे पेशेंट आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि बहुत क्रूशियल मरीज, यानी कि क्रॉनिक पेशेंट और काफ़ी सीवियर पेशेंट होते हैं, और उनको भी सिर्फ एक ही तकलीफ नज़र आती है, गैस वैस बनने की। क्यों? उसके पीछे वजह है कि हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि अगर जैसे सेंसेशन आती है, आप बोलते हैं ना कि रोग का मतलब रुझा, अगर रुझा होगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा अंदर बीमारी है। तो कुछ लोग की बॉडी का सेंसरी सिस्टम इतना खराब हो जाता है, या उनकी बॉडी में छोटी छोटी चीज़ें जो होती रहती है उसको इग्नोर मारते रहते हैं। तो छोटी छोटी से हल्की से सेंसेशन से होगा, उसको समझ नहीं पाएंगे, और फिर अचानक एक दिन खराब हो जाता है सिस्टम। जैसे अभी हमारे नोन में किसी की, मतलब मेरे फ्रेंड है, उसके नोन में किसी की डेथ हुई। तो ही वॉज हार्डली 41 ईयर ओल्ड मैन। तो वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, अचानक ही उनको लगा कि मुझे गैस वैस बन रही है, वाइफ से मांगा होगा कुछ कि इनो दे दो, हिंगोली दे दो, कुछ दे दो, और हॉस्पिटल जाते जाते ब्रॉड डेड हो चुके थे वो। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के साथ में कई बार, या कुछ लोग की बॉडी में इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है कि उनको किसी चीज़ का सेंसेशन ही नहीं आता। उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, या हम कहें या यूं लापरवाह होते हैं इतने। कुछ लोग को होता है ना कि छोटा सा दर्द भी होता है तो उसके प्रति बहुत सिंसियर होंगे, बताएंगे, बट कुछ लोग क्या होता है छोटे छोटे दर्दों को भी इग्नोर मारते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने दर्दों को हमेशा रोइए, बट अपनी बॉडी के प्रति अवेयर रहिए। अवेयरनेस जो होता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर मुझे बेल्चिंग हो रही है, अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, अगर मुझे गैस बनती है, अगर मुझे एसिडिटी हो रही है, तो हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपने जो भी आप लोग के पास पेशेंट्स आते हैं उनको काउंसिल करिए, कि जैसे मैं अपने सेशन में भी बोलती हूँ कि एटलीस्ट अपने डॉक्टर के पास एक रेगुलर विजिट रखिए। कुछ भी तकलीफ हो रही होगी वो आपको बताएगा, क्योंकि आप सोचो एक 41 ईयर ओल्ड मैन जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बच्चे छोटे होते, फिर उसकी लाइफ के या फैमिली में और भी बहुत सारी, मतलब वो तो चला गया बट उसके पीछे उसका परिवार बहुत परेशान होता है। तो वो सारी चीज़ें, हम किसी की मौत हम नहीं टाल सकते हैं, वो परमात्मा की दी हुई चीज़ है, बट हम प्रिवेंशन तो कर ही सकते हैं, और हमारा आयुर्वेद एटलीस्ट प्रिवेंटिव के लिए बहुत बेहतर है ना। तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिएगा कि पेशेंट को काउंसिल भी जरूर करना चाहिए। कफ अनुबंधी सारी चीज़ों का मैंने आपको बता दिया। कफ का भी कहीं पर भी अनुबंध होता है तो आपको पता है कि वहाँ पर निद्रा वगैरह के भी आधिक्य रहता है। तो कई बार एसिडिटी के पेशेंट्स वगैरह से, या मेरी तो आदत है मैं अपने हर पेशेंट से बहुत सारी चीज़ें कॉमन जरूर पूछती हूँ, जैसे ये गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, नींद उसकी कैसी है, और भी क्या क्या खान पान, मतलब मैं पूरी टोटल दिनचर्या भी पूछती हूँ। जो जो उसको तकलीफ महसूस होती है वो भी पूछती हूँ, क्योंकि केस टेकिंग जब आप करते हो पेशेंट की तो ये सारी चीज़ें पूछना
आपका काम है। ठीक है। अब साध्यता असाध्यता में आपको पता है कि आयुर्वेद में हमेशा हर नवीन चीज साध्य बोली गई है, और जब ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। और कई बार क्या होता है, इस कष्ट साध्य को भी अगर डाइट लाइफस्टाइल सब पेशेंट बहुत ठीक रखता है, उसके अंदर आत्मबल बहुत अच्छा है, तब तो ठीक हो जाता है। अदरवाइज अधिकतर एसिडिटी वाले पेशेंट को, क्योंकि एसिडिटी को तो इंसान इग्नोर ही मार देता है, तो तकलीफ वहाँ से आती है। चिकित्सा में देखोगे, चिकित्सा में इसकी भी वही आपके शूल वूल की तरह सारी चिकित्सा है। पूर्वम तु वमनम कार्यम पश्चान मृदु विरेचनम कृतवांति विरेकस्य सुस्निग्ध से अनुवासनम। तो यह योग रत्नाकर जी ने अपनी डेफिनेशन दी है। तो इसमें कफ पित्त नाशक चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना सारे वही। अब वैसे आपने दिमाग में रखना ना, पहला चैप्टर कौन सा था, तो पहला अग्निमांद जीर्ण था। अग्निमांद जीर्ण के बाद ये आया। तो होता क्या है कि शास्त्रों में एक आदत है ना, एक से दूसरे को कोरिलेट करते हुए चीजें रहती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो सर्वप्रथम इसमें वमन और विरेचन कराना। मान लो किसी का दोष ऊपर से निकलने का ज्यादा वो लग रहा है, जैसे ज्यादा नौजिया वोजिया फीलिंग हो रही है, तो उसको वमन करा दो। अदरवाइज विरेचन तो अम्ल पित्त में देते ही देते हैं, तो वमन विरेचन कराकर शोधन करा दो। अब चूंकि पित्तज व्याधि है, तो पित्तज के लिए पटोल पत्र जो होता है पित्त शामक होता है, नींब पत्र जो होता है पित्त शामक होता है, तिक्त रस होता है आपको, इसमें मधु और मदन फल मिलाकर वमन करा दो। अनुलोमन के लिए क्या, अभिपत्ति कर यूज करता है, हर किसी को याद रहता है। अमल की चूर्ण यूज कर सकते हो। कुछ लोग को आस और अरिष्ट बहुत पसंद होते हैं, जैसे मेरे को, तो मैं अभय अरिष्ट वगैरह ज्यादा यूज करती हूँ। त्रिफला उस दिन मैंने जैसे बताया था आपको, आपका मतलब त्रिदोष शामक होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि किस में क्या करना है। तो ऊर्ध्वग वाले में आपको विरेचन करना है, और अधोग वाले में वमन कराना है। इस बात को याद रखना। जैसे आपके रक्त पित्त में था कि ऊर्ध्वग में विरेचन कराते हैं और अधोग में वमन कराते हैं, जस्ट उल्टा चिकित्सा करते हैं। उसी तरीके से अम्ल पित्त में भी है। और अगर किसी को क्रॉनिक पेशेंट है, बहुत पुराना पेशेंट है, तो उसको क्या होता है ना कि हल्का हल्का ही बस बना रहता है, ये बात जान लेना। वो उसको बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत पुराने जो होते हैं, जैसे अपने नहीं बोलते हैं कि एक्यूट डिसीज में तुरंत सीवियर पेन होता है, और जो क्रॉनिक डिसीज होती है उसमें डलनेस आ जाती है पेन में। तो क्रॉनिक अगर अम्ल पित्त का पेशेंट आता है, उसके पास आस्थापन और अनुवासन बस्ती दोगे, क्योंकि आस्थापन बस्ती देंगे तो जो कचड़ा है उस तरीके से विरेचन का काम करेगा, सारी चीज़ें निकाल देगा। और अनुवासन बस्ती का मतलब मेडिकेटेड ऑयल दोगे। अब मेडिकेटेड ऑयल इसमें जितने होंगे वो सारे भी पित्त शामक ही होंगे, उस हिसाब से देख करके कर सकते हैं। मैं तो कई सारे केसेस में मात्रा बस्ती वगैरह भी देती हूँ, वहाँ से भी रिजल्ट आते हैं। बट वो सारे पेशेंट्स में मेन वजह कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा मिलती है, इन सब सारी चीज़ों के लिए। रेचन के लिए आप निशोध का चूर्णामल की सुरस और मधु के पान के साथ भी दे सकते हो। आपको पता ही सारा जो है पित्त शामक द्रव्य है। और संसमन द्रव्य अगर देना है, तो संसमन द्रव्य में अम्ल पित्त में हमेशा तिक्त द्रव्य जो होते हैं, क्योंकि आपको याद है मधुर तिक्त कषाय 3 चीजें थी जो पित्त शामक थी। अब मधुर जो नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे, कि मधुर द्रव्य कफ को बढ़ाएगा, इसलिए नहीं देंगे। कषाय जो होता है वो भी कफ को बढ़ाएगा, क्योंकि कटु तिक्त कषाय जो होता है तो प्रॉब्लम देगा, है ना। सॉरी, कषाय जो है स्तंभन कर देगा। तो स्तंभन वाले जो द्रव्य होते हैं ना, कई बार हम लोग नहीं देते, कुछ कुछ केसेस में ही देते हैं, जैसे अतिसार वगैरह में आपको याद होगा तो कषाय देते हैं। अदरवाइज पित्त बुत्त का शमन करने के लिए बेस्ट होता है। और तिक्त के साथ एक अच्छा चीज ये भी होता है कि ये और भी चीज़ों को, क्योंकि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय में देखोगे कंपोजिशन वाइज, तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त तो 5 4 5 3 4 3 3 2 1 2। तो 1 2 का मतलब इसमें क्या है, आकाश और वायु अग्नि गुण, मतलब आकाश और वायु है इसमें गुण। तो आकाश का मतलब इसमें लघुता है, वायु का मतलब चलतो गुण है। तो जो भी चीज़ों को है ना पंचभूत के हिसाब से सोच लोगे, जो आपने रसों का कंपोजिशन पढ़ा है, तो वहाँ से भी जो होता है तिक्त द्रव्य बहुत अच्छा होता है। और जो भी आकाश गुण जिन भी चीज़ों में होती है, उनके अंदर क्या होता है कि माइन्यूट चैनल्स में, छोटी छोटी जगहों में भी जाने की क्षमता होती है, और वायु तो इटसेल्फ लेकर जाएगा। इसलिए तिक्त रस को बहुत मतलब सुपर मानते हैं जब हम लोग ट्रीटमेंट करने आते हैं खास करके। तो इसी वजह से देखो गुड़ची वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं तो पेशेंट को गुड़ची वगैरह भी काफ़ी बढ़िया यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग को वहाँ पर भी एक दिमाग में रहता है उष्ण वीर्य है, ये पंगा करेगा, कुछ नहीं पंगा करता है। दुनिया भर के जब खाना खाता है इंसान तो तकलीफ नहीं होती है, गुड़ची पी लेगा तो तकलीफ होगी। हाँ, मात्रावत पिलाइए, ज़्यादा नहीं पिलाइए, 10 ml दीजिए और फ्रेश दीजिए गुड़ची। उस फ्रेश गुड़ची के एक अलग ही रिजल्ट आते हैं। और खाली पेट दीजिए और बोलिए 1 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। अब इधर इंसान ने गुड़ची पी, उधर चाय पी रहा है, उधर कुछ फालतू खा रहा है, तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो तिक्त भूयिष्ठ अन्नपान उत्तम है और तीक्ष्ण द्रव्य हानिकर है। तो वैसे ही पता है भाई ये पित्त बढ़ा हुआ है तो तीक्ष्ण कोई भी द्रव्य नहीं देना है। और संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जनम, ये वर्ड मैं क्यों बता रही हूँ, तो पीजी की एंट्रेंस जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो याद रखेगा।